अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। नाज़िया मलिक आपके साथ और रोजाना की तरह आज भी कुछ आपसे कहना चाहूंगी, बल्कि आप लोगों से सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी कुछ ना कुछ जरूर कहा करें और कहने से सुनने से अच्छा होता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आपके किसी फायदे के लिए हो, ऐसे ना हो बस ऐसे ही आप कहते चले जाओ और समझ भी ना आए और बस ऐसी ही जिंदगी गुजरती जाए। लेकिन हमेशा अच्छी बात कहनी चाहिए, किसी का भला हो, किसी का फायदा हो। और माँ बाप को तो हमेशा अपने बच्चों को अच्छी बात बतानी चाहिए, उनको कभी भी धुतकारना नहीं चाहिए, कभी उनको बोलना नहीं चाहिए कि भाई मुझे नहीं समझ आ रही है, मैं भी कुछ नहीं जानती या मैं कुछ नहीं जानता, बस जाओ तुम लोग अपना अपना काम करो। हमेशा जब वो सवाल करें उनको बहुत अदब से, प्यार से, उनको अच्छे तरीके से आपने जवाब भी देना है। और अगर आपको किसी बात का जवाब ना पता हो तो बेशक आप पढ़े लिखे नहीं है इसलिए, लेकिन फिर भी आपकी जिम्मेदारी है कि किसी ऑथेंटिक इंसान से, अक्सर टीचर्स होते हैं स्कूल के, उनसे आप पूछ लें, या फिर आप जो है अपने कोई ऐसी नेबर आपकी हो जो पढ़ी लिखी हो, उससे आप पूछ लें। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं होती कि बच्चों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए, उनको बिल्कुल भी आपने किसी भी बात का जवाब ना दें। एक और चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी, और जो माँ बाप जो पढ़े लिखे होते हैं, अगर कोई जवाब नहीं समझ आ रहा, देखिए कंप्यूटर हमें दिया हुआ है आजकल, कितना एडवांस दौर है कि हर जगह पे जो है कंप्यूटर ही कंप्यूटर नज़र आ रहा होता है। यहाँ पे आपको इंटरनेट आपको अपने मोबाइल्स में नज़र आ रहा होता है, गूगल सर्च करके किसी भी सवाल का जवाब आपको मिल सकता है। लेकिन यह है कि बच्चों को सही तरीके से जवाब ज़रूर दें। दूसरी ये बात कि अभी हम देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा बिजली का बहरान है, इतना ज़्यादा एक तो देखिए हुकूमत में कोई भी ऐसी जो नेगेटिव चीज़ हो रही होती है, बहुत सख्त पकड़ होती है हुकूमत वालों की। अभी तो खैर किसी को समझ नहीं आ रहा होता, अभी इंसान कहते हैं ना कि जब वो बादशाह होता है तो वो बिल्कुल जब भूल चुका होता है सारी चीज़ें, उसका दिमाग बंद हो चुका होता है, लेकिन क्योंकि वो बेहोश होता है ना, अपनी ज़िंदगी में बेहोश होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि बहुत सख्त पकड़। अगर आप कुरान को थॉरो स्टडी करेंगे, अगर आप उर्दू तर्जुमे से पढ़ेंगे, जो आपकी अपनी ज़बान है, अरबी से तो बिल्कुल पढ़े लेकिन तर्जुमे से पढ़ें, तो कुरान के शुरू में अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह तौर पे बहुत से जो है ना, देखिए जिस तरह बताया कि किस तरह हमें ज़िंदगी गुजारनी है, हमारा पूरा हमें तर्ज बताया हुआ, तरीका बताया हुआ। लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे जाते जाएंगे ना, देखिए अल्लाह ताला ने पहले बहुत आराम से सब कुछ बताया कि ये करना है, लेकिन अगर जो नहीं करेगा तो फिर अजाब भी बड़े सख्त सख्त दिए हैं। तो क्या है कि हमारे यहाँ पे लोग भूल गए हैं कि अजाब क्या है, किस तरह से जो है तकलीफ़ आ सकती है इंसान को, दुनिया में कौन कौन सी तकलीफ़ आती है। तो अल्लाह से हमेशा तौबा और माफ़ी मांगनी चाहिए। और जहाँ तक बात आती है कि वही चीज़ कि अगर हुकूमत कुछ भी गड़बड़ कर रही है और यहाँ पे लोगों को 22-22, 24-24 घंटे जो है लाइट नहीं मिल रही, तो आप सोचें कितना बड़ा एक तो ये हुकूमत के ऊपर ये जो है कि इस वक्त जो है उनके ऊपर सारे जो है कह सकते हैं कि गुनाह होगा, ये उनके ऊपर आ रहा है। और जहाँ तक लोगों की बात है तो लोगों को तोड़ फोड़ करने से बेहतर है कि, इसलिए कहते हैं ना, वो समझ रहे जमहूरियत ये होती है, लोग भी बेवकूफ़ हैं, लोग समझते हैं तोड़ फोड़ कर दो तो जमहूरियत है। जमहूरियत बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है अगर आपको उसके सही माने पता। जमहूरियत के लिए तो पहले आपको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप जमहूरियत का सही इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। जमहूरियत मीन कि आपका लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग हो। हमारा लॉ एंड ऑर्डर कहाँ इतना स्ट्रॉन्ग है? जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो किधर है लॉ एंड ऑर्डर जिसकी हम बात कर रहे होते हैं? तो पहले आप पढ़े लिखे बन जाएं और फिर जमहूरियत का नारा लगाएं, वरना आपके लिए कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं होगी। मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट ब्रेक से पहले ज़रूर बता दूँ कि जब आपके देख रहे हैं कि एरिया में लाइट नहीं है, आप लोग 300 से ऊपर लोग जो हैं एहतजाज करें, वो 300 के 300 उस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जो है आप दरख्वास्त लिखें और वो कानून तक पहुंचाएं। 300 से 3000, 3000 से 3 लाख, क्या 3 लाख लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी? लेकिन आपको दरख्वास्त लिखनी आएगी तो ना। आप लोगों को तो ये भी नहीं पता दरख्वास्त क्या चीज़ होती है। किस दिन इस पर भी ज़रूर बात करेंगे, आपको डिटेल बताएंगे कि एक्चुअली दरख्वास्त किस तरह लिखी जाती है, किस तरह से आप जो है दरख्वास्त लिख सकते हैं, और जो आपका जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो सड़क की हो, चाहे वो आपके जो है बिजली की हो, चाहे कोई भी मसला हो, वो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहीं पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। और अब हमारे साथ मौजूद है हकीम आगा साहब और इनसे बहुत सी बातें करेंगे और आपके बहुत से सवाल भी लेते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? बेटे कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। बड़ी प्यारी सी बात कह रही थी आप
मैं आपकी बात को हमेशा कोशिश करता हूँ कि ज़रा सा और आगे ले जाऊँ। बिल्कुल, क्योंकि हमेशा जो है एक तो मशवरा और दूसरा ये कि बात को आगे बढ़ाना, ये बड़ा अच्छा रहता है कि आपसे भी कोई बात जो है हमें पता चले। देखिए, दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपना मकाम दिया या जो हमारी इस्लाम की तालीम है, उसमें रब का मकाम क्या है? लामहदूद, 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 यानी लामहदूद का लफ्ज खत्म हो जाए तब भी अल्लाह की जात पूरी नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को अपनी मिसाल बनाए, किसी को मिसाल बनाए, ये बड़ी अजीब सी बात है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप के लिए जिस दुआ का हुक्म दिया वो है रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे रब, मेरी माँ बाप पर ऐसे रहम कर जैसे उन्होंने मुझ पर रहम किया था जब मैं छोटा सा बच्चा था। अब ये देखिए ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिसाल, अब कैसे रहम करूं मैं, तो मिसाल उस माँ बाप को बनाया कि छोटे से बच्चे को जिस तरह केयर करते हैं माँ बाप, वैसे रहम तू मेरे माँ बाप पे कर। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि ऐ रब्बुल इज़्ज़त, मेरे माँ बाप पर ऐसे रहम कर जैसे उन्होंने मुझ पे रहम किया था जब मैं छोटा सा बच्चा था। आप ये सोचिए, माँ बाप की इससे ज्यादा बड़ाई, इससे ज्यादा अजमत और हो क्या सकती है? नो डाउट अबाउट इट। बहुत खूबसूरत आपने बात कही और अभी हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आप ठीक हैं? मेरे तो खैरियत से हैं जी। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू मिसेस आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगा साहब मौजूद मुझे हैं। आगा साहब से बात करनी। जी जी, बात कीजिएगा। जी, अस्सलाम हेलो, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम बेटे। आगा साहब, मेरा बेटा है 4 साल का। जी बेटे। वो ट्विंस हैं, एक बेबी है और एक बेटा है और एक बेटी है। ठीक। बेटी तो माशाल्लाह ठीक है, लेकिन बेटे के साथ ये मसला है कि उसे बाय बर्थ है ना 4 मंथ का था तो उसे एस्टिमा था। एस्टिमा नहीं कहते, एलर्जी थी उसे। तो हमने उसका इलाज करवाया, फिर वो सही इलाज करवाया वो सही हो गया। लेकिन अब उसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई कि वो कुछ भी खाता है ना, उसको फौरन मोशन आ जाता है। ठीक। मोशन नहीं कहते, बस है ना वॉशरूम जाता है वो, और हाजमा नहीं होता। अगर तो मुझे ये भी बताइएगा और ये भी बताइएगा, उसकी सेहत भी अच्छी नहीं है। उसका वेट है 12 kg। डॉक्टर साहब, मैंने इतनी है ना मेडिसिन की है इसके लिए, हाजमे के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। उसका वजन भी नहीं बढ़ता। वो माशाल्लाह खाता है, पीता है, उसको भूख भी लगती है, एक्टिव भी है माशाल्लाह, क्लास में भी फर्स्ट आता है, लेकिन बस उसका हाजमा नहीं होता, वजन भी नहीं बढ़ रहा इसकी वजह से उसका। और अगर साहब यही बताइएगा मैं कितने दिन तक उसको ये जो आप बताते हैं सौंफ और अदरक और इलायची और उसका पानी आप बताते हैं, मैं कितने दिन तक पिलाऊं? और है ना उसकी है ना सेहत बढ़ ही नहीं रही है। अगर साहब प्लीज मुझे तफसील से जवाब दीजिएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। चलिए अभी बताए थे, बिल्कुल टेंशन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप हमें SMS भी कर सकते हैं और ताकि अगर आपको क्विक जवाब भी चाहिए तो। जी देखिए, बुनियादी तौर पर बच्चे को एलर्जी थी, उन्होंने एंटी एज़मेटिक उनको ट्रीटमेंट दे दिया। एंटी एज़मेटिक ट्रीटमेंट का मतलब स्ट्रेट अवे ये है कि जो हमारी सांस की नालियाँ हैं उनके अंदर स्पैज्म जो पैदा हो रहा है वो स्पैज्म खुल जाए। तो एंटी स्पैज्म मैंने मेडिसिन दे करके उन तमाम नालियों को तो खोल दिया, लेकिन मैं दुनिया में किसी भी दवा से ये नहीं कह सकता कि इस स्पैज्म पे असर करो, इस स्पैज्म पे असर ना करो, यानी सीने के स्पैज्म पे असर करो, पेट के स्पैज्म पे असर ना करो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो होता यह है कि जो लोग दमे की दवाएं बच्चों को खिलाते हैं और बड़े अरसे तक 6 साल का कोर्स होता है वो करवाते हैं, तो एंड ऑफ द डे उनकी जो आंतों की जो तंगी होती है वो खुल जाती है और आंतें जो हैं वो बहुत सारा बोझ खाने का संभालने के काबिल नहीं रहती। चुनाचे बहुत आसानी के साथ उनके पेट में खराबियां पैदा होती हैं, गैस्ट्राइटिस पैदा होती है, हजम का निज़ाम उनके खराब हो जाता है, हजम होने वाली चीजें पूरी तरह मेटाबॉलिक सिस्टम से कंपैरेटिवली ज़रा जल्दी गुजर जाती हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, चुनाचे बच्चों की सेहत खराब होती है। वो जो सौंफ, पुदीना, छोटी इलायची, अदरक की बात की थी खातून ने, वो बेटा बात यह है कि मैंने हमेशा वो बात की कि पेट खराब होने की सूरत में या इस सूरत में कि हमारे जिस्म में कहीं फूड पॉइजनिंग हो रही हो, उसके लिए वो बहुत बेहतरीन दवा है। इस बच्चे को अगर आप दवा दें तो एक दवा है, उस दवा का नाम है माजून संगदाने मुर्ग। माजून संगदाने मुर्ग, ये अगर आप उसको मुसलसल खिलाएं तो उसका पेट ठीक हो जाएगा। और क्रोनिक डिसेंट्री के वो पेशेंट्स
जो IBS के भी पेशेंट हैं, जो आंतों में वर्म के पेशेंट हैं, उन तमाम के लिए बहुत अच्छी दवा है। अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, हमारे साथ शमीम अख्तर है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइए क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका क्या हाल है? आपको आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारी। माशाल्लाह। आप मेरी बेटी हैं, बेटी हैं आप मेरी। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट, डेफिनेटली। हाँ जी, आप लोग के घरों तक अच्छा। पहुंच गई हूँ ना मैं। हाँ जी, बेटा जी हकीम साहब से बात कराएं। बिल्कुल बात कीजिएगा। हाँ जी, हकीम साहब जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हकीम साहब जी, मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ जी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਹੁਤ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਸਾਨੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇਲ ਖਾਣੀ ਆ। अच्छा ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਾਲ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਖਾਵਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा ठीक, मैं इंशाल्लाह अभी बता। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅਗਲੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀਆਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਨ ਹੀ ਜਿਸਮ ਚ ਨਹੀਂਗੇ। आप अलबत्ता मैं नमाज भी अदा कर दी अपने अल्लाह से, बड़ी मुश्किल अभी जिसम की जान ही नहीं, जिसम में बेजान है। बाजी है मेरी प्रॉब्लम से। आपकी उम्र कितनी है और आपको शुगर कब से है? उम्र मेरी जी 53 साल है। शुगर मेरी बिल्कुल ठीक रही है, अल्लाह ताला मेरा बिल्कुल ठीक रखता। ब्लड भी शुगर भी मेरी दोवें चीज़ा मेरा अल्लाह बहुत ठीक रखता, बिल्कुल नॉर्मल रहंदियां ने। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है? अभी हम बता देते हैं, अभी बताते हैं, ठीक है? ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैंने जिस तरह इनसे दरख्वास्त की थी और इन्होंने उस पर अमल भी किया। तिल सेसमे में ये खूबी है कि एक उसके अंदर केमिकल होता है, उसका नाम है BDH। BDH सोते वक्त हमारे पेशाब को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। अच्छा। और नेचुरल सोर्स उसका तिल है। ठीक है। तो मैंने कहा था तिल खाइए ताकि वो कंट्रोल ऑफ यूरिन में बेहतरी आ जाए। यहाँ दूसरा एक छोटा सा और मसला है, वो ये कि खवातीन की उम्र जब 40 साल से ज्यादा हो जाए और वो मेनोपॉज में चली जाए और ऑस्ट्रोपोसिस शुरू हो जाए, तो बाज़ औक़ात उनका यूट्रस रिटोवेटेड हो जाता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है, तो मसाना कंट्रोल नहीं कर पाता। चुनांचे मसाने में बोझ की कैफियत पैदा होती है और हर वक्त पेशाब की कैफियत महसूस होती है। पेशाब कर लेने के बाद एक सेटिस्फेक्शन का एहसास नहीं हो पाता और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि उस हवाले से भी अपनी किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा लें ताकि वो उसको डायग्नोज कर ले, और अगर इस तरह नहीं है तो फिर ये तमाम चीजें सिर्फ तिल से ठीक हो जाएंगी। इससे ज्यादा अगर कोई दवा लेना चाहें तो माजून मासिकुल बॉल एक दवा है, वो उसके साथ लेना शुरू कर दें तो पेशाब कंट्रोल करने की सलाहियत बेहतर हो जाएगी। लेकिन कोई मल्टीविटामिन जरूर लीजिए, जिससे कि इस उम्र में मल्टीविटामिन की जरूरत बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत अच्छे। और ये इनके लिए स्पेशली ये है कि ये जो है मल्टीविटामिन ले, कोई स्पेसिफिक होते हैं कि जिसमें कुछ ज्यादा हो या कुछ मिक्स? मैं आपसे करूं, एक दवा है, उस दवा का नाम है खमीरा मरवारीद। मरवारीद असल में कहते हैं सच्चे मोती को। अच्छा। तो उस दवा में सच्चे मोती डलते हैं और इस पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो पूरी रिसर्च हुई है, वो रिसर्च ये साबित करती है कि खवातीन चाहे वो प्रेग्नेंट हो चाहे वो अनप्रेग्नेंट हो, हर सूरत में खमीरा मवारीद के इस्तेमाल से 72% अपने कैल्शियम को इंक्रीज कर सकती हैं, अपने जोड़ों के दर्द को बेहतर कर सकती हैं और उसके साथ साथ अपना रेजिस्टेंस लेवल बेहतर कर सकती हैं, अपने ऑस्टियोपोरोसिस की जो स्पीड है उसको स्लो डाउन कर सकती हैं। तो सिंपल खमीरा मरवारीद का इस्तेमाल बहुत अच्छा। ठीक है, अच्छा एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं हकीम साहब से बात करना चाहता हूँ। जी, बात कीजिएगा। हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम साहब, मैं हुर्नाबाद से बोल रहा हूँ। मुझे प्रोटीन आ रही 5-6 साल से। सॉरी? प्रोटीन। अच्छा। तो उसके लिए तो मेहरबानी करें। जी, आपने कुछ और टेस्ट भी करवाए हैं? हाँ जी, कुछ और टेस्ट भी करवाए हैं? टेस्ट तो करवाए काफी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। देखिए, सॉरी, जो मीडिया पे सवालात आते हैं उसमें हमारी जो प्रॉब्लम होती है वही होती है कि हम बहुत ज़्यादा सवालात करके हम कोशिश करते हैं। अब जैसे इन्होंने जवाब दीजिए, टेस्ट तो बहुत सारे हुए, पर्टिकुलरली एक बात तय कर लीजिए कि
एल्ब्यूमिन का आना या पेशाब में प्रोटीन का आना यकीनन हमारे गुर्दों की खराबी की वजह से है, और गुर्दों की खराबी की वजह से हमारे जिस्म में सीरम क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया बढ़ सकता है। तो पहले ब्लड यूरिया और सीरम क्रेटिनिन भी दिखा लें, चेक करवा लें, और फिर अपने डॉक्टर से रुजू करें। एल्ब्यूमिन को बेहतर करने के लिए बहुत छोटी सी 2-3 चीजें आप सर्च करूं। बिनोले के बीज, सिंपल बिनोले के बीजों को होना चाहिए, ब्रूई नहीं, सिर्फ बीज जो है बिल्कुल बारीक पीस करके रोजाना 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम आप खा लीजिए, और उसके साथ जौ का दलिया इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपका प्रोटीन आना बेहतर हो जाएगा। ठीक है, सही। अच्छा, हमारे पास 2 सवाल और हैं, तो इनमें से एक पूछा कि तरबूज और खरबूजे में कितनी कैलोरीज होती हैं? मुझे जहां तक याद है तरबूज अगर 100 ग्राम हो तो उसमें 54 कैलोरीज होती हैं। अच्छा, लेकिन तरबूज में 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो ये कि तरबूज में तकरीबन 94% जो है वो पानी होता है, और बाकी चीजें जो है वो फाइबर के तौर पर और विटामिन के तौर पर होती हैं। लेकिन तरबूज में एक उनसर होता है, उस उनसर का नाम है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन अब पूरी दुनिया में कैंसर के खिलाफ हमारे जिस्म की रेजिस्टेंस को बेहतर करने के लिए एक बेहतरीन दवा तस्वुर की जाती है। और मजीद कुछ बताएंगे इस हवाले से? लेकिन हम ब्रेक पे जाएंगे, ठीक है? तो हमारे ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे मिलेंगे, आप लोग कहीं ना जाएंगे। जी, वेलकम बैक। और अभी आगा साहब हमारे साथ मौजूद है कि कॉलर है, तो उनसे बात कर लें। कॉलर है मौजूद शुजात भाई? अच्छा, बात कराते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे आप? ठीक ठाक हो? जी ठीक ठाक हूँ, मैं आप कैसी? बिल्कुल खैरियत से। आपका क्या हाल है? ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, जी आप सवाल करेंगे? हेलो जी जी, सवाल करेंगी? हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल, बात कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये मेरे सर में बहुत दर्द रहता है। मैं इसके डॉक्टर के पास भी कई दफा गई हूँ, लेकिन डॉक्टर कोई सही बताते ही नहीं बेटे, सर में दर्द जो हो रहा है, क्या उसका ताल्लुक सूरज से है कि सूरज जब निकलता है तब सर में दर्द होता है, या सूरज डूबता है जब सर में दर्द होता है, या हर वक्त रहता है? नहीं, हर वक्त मेरे सर में रहता है, ज्यादातर शाम के टाइम पे होता है। ज्यादातर शाम के टाइम पे होता है। और उससे बाजू में भी बहुत दर्द रहता है मेरे। अच्छा, क्या कभी बेटा आपके सर में दर्द के साथ आपको वॉमिट हुई, उल्टियां हुई? हाँ, नहीं होती नहीं है, लेकिन ऐसे मैं महसूस होता है कि जैसे मुंह से भी बाहर आ जाएगी। जी बेहतर, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। अब देखिए, सर का दर्द, सर के दर्द के लिए नाजिया इस तरह है कि सर के दर्द की 126 किस्में। अब सर का दर्द क्यों हो रहा है, यहाँ पर मैंने 2-3 अलग अलग सवालात किए। माइग्रेन का ताल्लुक हमारे यहाँ तारीख में सूरज से है, या सूरज जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे दर्द की शिद्दत बढ़ेगी, या जैसे जैसे सूरज नीचे जाएगा वैसे वैसे सर की दर्द की शिद्दत बढ़ेगी, तो इसको हम माइग्रेन कहते हैं। अदरवाइज तमाम दर्द शिरकी दर्द हैं, यानी रेफर्ड पेन है। अब वो रेफर्ड पेन क्यों हो सकते हैं? गैस्ट्राइटिस की वजह से हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है, पुराने नज़ले की वजह से हो सकता है, मस्कुलर पेन की वजह से हो सकता है, रीढ़ जो हमारी रीढ़ की हड्डी है यानी गर्दन के मोहरे हैं इनके अंदर फर्क की वजह से हो सकता है। पहले ये तय करें कि इनका दर्द क्यों हो रहा है। जिस तरह ये कह रही हैं कि वॉमिट भी महसूस होती है, मे बी पॉसिबल दिस इज बिकॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस, दोपहर के खाने में ये बेतरतीब हो उसकी वजह से पॉसिबल है। लेकिन ये कह रही है कि साइड में भी मेरे दर्द होता है, तो बहुत मुमकिन है कि इनके गर्दन के मोहरों में दर्द हो। जब तक कि सही डायग्नोस ना हो दवाओं का इस्तेमाल नुकसानदेह है। मे बी पॉसिबल ये इस तरह कर सकती हैं कि एक दवा हमारे यहाँ होती है, उस दवा का नाम है हब्बे सूरंजान। हब्बे सूरंजान को इंग्लिश में कॉल्शिकम कहते हैं। अगर सूरंजान का मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाए तो न सिर्फ ये कि वो गैस्ट्राइटिस को भी बेहतर करती है और थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन भी बेहतर करती है। हब्बे सूरंजान के मुसलसल इस्तेमाल से यकीनन उनके सर का दर्द बेहतर हो सकता है। लेकिन सेफ पे लाइन पर आने के लिए ये बेहतर है कि रात को गर्म पानी की भाप लिया करें। हमारे यहाँ तरीका भाप लेने का ये है कि वो देगची पे तौलिया लिया और भाप लेने की, दैट्स रॉन्ग। इस तरह न लीजिए, बल्कि एक छोटा सा तौलिया लीजिए, उसके बीच में एक सुराख कर लीजिए, वो अपने चेहरे पर बांध लीजिए और उसके बाद जो है वो भाप लीजिए। जैसे कि भाप को नाक में जाना है, चेहरे पर आंखों
आंखों पे नहीं लगना जाना। ठीक है, सही। अगर उसको एहतियात कर लें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फायदा हो जाएगा। चलिए से हमारे एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, एक दो सवाल और है। इन्होंने पूछा है कि इनकी 7 मंथ की प्रेगनेंसी, इनको अब क्या खाना चाहिए? शुमाला है। देखिए, ये वो वक्त है जब आपको अपना और अपने बच्चे का मुस्तकबिल तय करना है। ओह, इतना क्रूशियल टाइम। उसकी वजह ये कि इस वक्त अगर आपने शुगर एकदम इस्तेमाल करनी शुरू की तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर इस वक्त आपने लैक ऑफ फूड किया तो आपको भी कमजोरी होगी, आपके बच्चे को भी कमजोरी होगी। लिहाजा इस वक्त बड़ी बैलेंस डाइट, मैं आपसे अर्ज करूं कि आपको बहुत जरूरत है आयरन की, बहुत जरूरत है कैल्शियम की, बहुत जरूरत है एनर्जी लेवल को बेहतर करने की। ठीक, अगर फर्ज करें कि मैं आज आपको ये रिक्वेस्ट करूं कि आप रोजाना 2 सेब लाजमन खाएं, 2 केलों का शेक बना के जरूर लें, और उसके साथ साथ विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें, इवन तरबूज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें। लेकिन तरबूज के बारे में छोटी सी बात आपसे करूं कि तरबूज किसी भी चीज से दोस्ती नहीं रखता, तरबूज अकेला ठीक है। अच्छा। ये तरबूज जब भी खाए बंदा अकेला खाए, पेट भर के खाए, कभी कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अब तरबूज खाने के बाद आप बेसन के पकौड़े खाएंगे तो फिर तरबूज तंग करेगा। हाँ, फिर वो कहेगा कि हाँ तो किसी का मेरी दोस्ती में दोस्ती नहीं मजाक करता, तो इसलिए वो उस तरह अगर मैंने पानी भी नहीं पीना चाहिए, इसीलिए तरबूज की दोस्ती किसी से नहीं। कितनी देर बाद कुछ खाना चाहिए तरबूज? कम से कम आधा घंटे बाद, वरना अगर 1.5 घंटे बाद लें तो ज्यादा बेहतर है। और तरबूज खाते वक्त अगर उसमें नमक काले मिर्च छिड़क ली जाए तो बेहतरीन दवा बन जाए। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि तरबूज रात के टाइम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम उसकी वजह कि रात को खाने के बाद उसको हजम होने के लिए जितने एंजाइम चाहिए, और रात को हम सो जाते हैं और हमारा निजाम उल्टा है। हम लोग आमतौर पे नाश्ता करें या ना करें, डिनर भर के जरूर करते हैं, जो गलत चीज है। तो गलत चीज है, तो इसलिए। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी, सवाल कीजिएगा। जी, मैं डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहता था। हाँ जी, करिए सवाल। कीजिए। हेलो डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। डॉक्टर साहब, मेरे वाल्व बंद है, इसके मुझे जरा प्लीज खुराक के बारे में बताएं। वाल्व बंद है? 3 वाल्व बंद है मेरे, और खुराक जो चिकनाई वगैरह मैं नहीं ले रहा हूँ जी। और तरबूज और खरबूजा ये मैं खा सकता हूँ या नहीं? इनमें आप बता रहे थे कि चिकनाई है। जी बेहतर, मैं अभी अर्ज करता हूँ। ठीक है, चलें, सही है, भी आपको बताते। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, मेरा ख्याल है कि शायद इनको सुनने में प्रॉब्लम हुआ। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि खरबूज और तरबूजों में चिकनाई होती है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने सोचा और उन्होंने सवाल किया है ना। जी देखिए बेटा, आपके 3 वाल्व बंद हैं। पहली बात तो ये कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट की राय लीजिए कि क्या वो इन वाल्व्स को खोलने के लिए सर्जरी कर रहे हैं। अगर वो सर्जरी कर रहे हैं तो वो बेहतरीन ऑप्शन है आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए। लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने कह दिया है कि आप सर्जरी नहीं करवा सकते और फिर आप इस तरफ आ रहे हैं, तो फिर मैं आपसे 2-3 दरखास्तें करूं। सबसे पहली बात तो ये कि दिन में 4 मरतबा कम से कम खाना खाइए, लेकिन खाने की मिकदार हमेशा थोड़ी सी होनी चाहिए। एकदम भर के खाना नहीं खाइए कि मैंने 3 रोटियां खानी है। नो, आप आधी रोटी खाइए, पौनी रोटी खाइए, दिन में 4 मरतबा खाइए, थोड़ा सा वॉक कीजिए। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने खरबूजे और तरबूज के बारे में पूछा। खरबूजे और तरबूज में 92 to 96% पानी होता है। इसको खाने में कभी भी हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप खाएं तो बहुत मखसूस मिकदार में खाइए और जरूर खाइए। तीसरी बात आपने कहा कि मैंने ऑयल बंद कर दिया है। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ऑयल का इस्तेमाल 100% बंद करना आपके लिए नुकसानदेह है। तेल जरूर इस्तेमाल कीजिए, तेल वो कम हो, तेल वो 1 टेबल स्पून हो, इससे ज्यादा ना हो, लेकिन तेल इस्तेमाल करना जरूरी है। चाहे आप दिल के मरीज हो, चाहे आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो, चाहे आप डायबिटीज के मरीज, दुनिया में किसी चीज के मरीज हो, तेल 100% बंद नहीं करना चाहिए। मैं एक जुमला और बढ़ा रहा हूं कि दुनिया के किसी भी सीड ऑयल में, चाहे वो कनोला हो, चाहे वो सनफ्लावर हो, चाहे वो जैतून हो, चाहे वो तिल हो, चाहे वो सरसों हो, किसी तेल में भी कोलेस्ट्रॉल डायरेक्ट हमारे दिल पर असर करने वाला नहीं होता। ये जो सीड ऑयल जो सीड ऑयल स्पेशली, ठीक है, सही है। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है, इनका जवाब तो हो गया ना मुकम्मल? ठीक है, तो कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं शमसा बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी जी जी, सवाल कीजिए। हाँ जी, हकीम साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि मेरे ना चेहरे पे कुछ तकरीबन 10-15 दिन से ना दाने बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, छोटे छोटे।
10-15 दिन से? 10-15 दिन से छोटे छोटे दाने हैं मेरे चेहरे पे। आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी है 30 साल। आप कोई दवा लेती हैं? दवाई मैं ले रही हूँ, वैसे मल्टीविटामिन वगैरह जैसे होते हैं कमजोरी के लिए ना, पट्टों की कमजोरी के लिए, बस और तो कुछ नहीं। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप मुल्तान से बात करेंगे? चलिए भी आपको बता देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एक तो ये कि जो नई तहकीक है वो ये कह रही है कि मुस्तकिल मल्टीविटामिन का इस्तेमाल हमारे जिस्म की कॉम्पोजिशन को चेंज करता है और ये नुकसानदेह है। तो डिपेंडेंसी ऑफ मल्टीविटामिन और एनी टाइप ऑफ मल्टीविटामिन, एनी टाइप, उसमें आयरन भी आ गया तो बहुत मुसलसल कभी नहीं लेने चाहिए। बल्कि एक जो इंग्लैंड की तहकीक है उसमें तो ये भी कहा गया कि जो मुस्तकिल आर्टिफिशियल मल्टीविटामिन लेते हैं उनको कैंसर भी हो सकता है, उनको दिल के अमराज भी हो सकते हैं। ये तहकीक है, तो इसलिए एहतियात करने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं मुल्तान को जानता हूँ 4 हवालों से। मैं मुल्तान को जानता हूँ गदा, गोरस्तान, गर्द और गर्मी के हवाले से, है ना। ये तो मुल्तान की पहचान है ना, गर्द, गर्मी, गदा, गोरस्तान। हाँ। तो चूंकि गर्द वहां पर बहुत ज्यादा होती है मुल्तान में और गर्मी भी यकीनन बहुत ज्यादा, तो यकीनन उनके चेहरे पर वो तमाम चीजें मौजूद होंगी। मेरी इनसे दरखास्त है कि कम से कम 3 से लेकर 4 मरतबा सादे पानी से अपना चेहरा धोएं और अर्के गुलाब का स्प्रे लेकर अपने चेहरे पर स्प्रे करें, टिश्यू पेपर से साफ करें और दूसरी बार फिर स्प्रे करें, और दूसरी बार स्प्रे करने के बाद टिश्यू पेपर इस्तेमाल नहीं करना। अगर ये दिन में 3 मरतबा करेंगी तो चेहरे पे आने वाले दाने इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, सही है। अच्छा, 1-2 सवाल भी आए हुए तो मैं ये भी आपको बता देती हूँ। एक तो ये है कि अगर साहब मेरे हाथों और आता है, इनकी उम्र है 26 और ये अरूज है। अरूज इस तरह है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिगर की गर्मी अगर हो तो उसकी वजह से हाथों की हथेलियों में पसीना आता है और पसीना आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल सा फिनोमेना है और इसके बारे में 3 चीजें आप सबको। पहली बात तो ये कि वो तमाम चीजें जो मिजाजन ठंडियों, मसलन इस मौसम में वो लस्सी पी सकते हैं, ज्यादा मकदार में पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है। नंबर 2, जिगर की गर्मी को कम करने के लिए हमारे पास एक दवा है, उस दवा है जारिश तबाशीर। जारिश तबाशीर इस्तेमाल करें। और नंबर 3, अगर ये गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है तो लौकी को पानी में बॉईल कर लें, वो लौकी का पानी अपने पी लें ताकि ब्लड प्रेशर और तमाम चीजें बेहतर हो, जिगर की गर्मी बेहतर हो, और जो लौकी बच जाए उसको हाथों और पैरों पर मल लें। अच्छा, उससे भी उनके हाथ और पैरों का जलना और गर्मी का होना सही रहेगा। जी, हमारे साथ कॉल है शर्मीन, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हो आप? ठीक ठाक, खैरियत से? शुक्र है, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम बेटे। आगा साहब, मुझे आपसे बात करनी थी कि मेरा भतीजा है, 2 साल का होने वाला, 2 माह में उसने 2 साल का हो जाए जो ना, एक्सरे करवाए हैं तो कैल्शियम की कमी आई है। ठीक है। एक तो उसके लिए कुछ बताएं कि हम इसकी कैल्शियम की कमी, सिरप वगैरह दे रहे हैं, लेकिन खुराक कौन सी दें जिससे उसकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाए? जी बेहतर। और दूसरा मेरा मसला है कि मेरे बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, कुछ भी यूज करती हूँ, जब तक यूज करती हूँ तो ठीक रहता है, जब छोड़ देती हूँ तो बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे किसी ने आटा फेंका हुआ है सर में। ठीक है बेटा। तो बाल भी बहुत ज्यादा जा रहे हैं। दोनों मसलों के बारे में प्लीज बता दें। थैंक यू। चलिए, सही है, आपको बता दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। 2 साल का बच्चा है, हड्डियां टेढ़ी हो रही हैं, यकीनन उसे रिकेट्स हो सकती है। मेरी दरख्वास्त ये कि उसको बहुत अच्छे किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए और उसकी राय के मुताबिक अगर वो कुछ इंजेक्शन सजेस्ट करते हैं तो वो उस बच्चे को इस्तेमाल करवाइए। ये जिंदगी का मरहला है बेटी, अगर यहाँ पर हम चूक गए, यहाँ हमसे गलती हो गई तो बच्चे की जिंदगी के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। खुदा ना खास्ता हड्डियां टेढ़ी हो गई तो फिर वो दोबारा ठीक नहीं होंगी, और दोबारा ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उस पर तवज्जो दें। दूसरी बात जो आपने कही डैंड्रफ की, एंटी डैंड्रफ आप जो भी इस्तेमाल करते हैं बेटे उसमें SLS होता है, और SLS सरफेस से हमारी जितनी भी गंदगी है उसको ठीक कर देता है, अंदर नहीं जाता। मैंने एक मरतबा एक प्रोग्राम देखा था, हमारी एक बहुत छोटी सी बच्ची वहां साथ बैठी थी, अर्दा हर्बालिस्ट, और वो साहब बहस कर रहे थे कि ये तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं काश होता तो मैं उन्हें जरूर जवाब देता कि आप मुझे दुनिया की कोई चीज बता दीजिए जो हमारे फॉलिकल्स के अंदर जा सकती हो। फॉलिकल्स के अंदर जाने वाली चीज सिर्फ तेल है।
तेल लगाइए ताकि हमारे फॉलिकल्स और हेयर रूट्स तक कोई सब्सटेंस जा सके, और वो सब्सटेंस अगर अंदर नहीं जाएगा तो डैंड्रफ कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए कि डैंड्रफ बुनियादी तौर पर स्किन का प्रॉब्लम है, और स्किन को ठीक करने के लिए हमें एक ऐसी दवा चाहिए। खाली साफ करना मकसद नहीं है, हमें अंदर से जो सप्लाई आ रही है उसको ठीक करना मकसद है। और जब तक वो ठीक नहीं होगी। इस बच्ची ने फिर तीसरा जुमला ये कहा कि मेरे बाल गिर रहे हैं। अगर हेयर रूट्स तक आपने कोई टॉनिक नहीं पहुंचाई तो बाल ने तो गिरना ही है ना। ये मैंने अभी एक टोटका एक आजमाया है, बड़ा जबरदस्त टोटका था। वो दही, अंडा और ऑयल का, सरसों के तेल के साथ, वो ऐसा जबरदस्त मतलब उसने काम किया है ना कि मैं 1 साल तक रो रही थी मेरे बाल सही नहीं हो रहे, लेकिन ये काम कर हुआ क्या। अंडे के अंदर एनर्जी है, ऑयल के अंदर जाने की सलाहियत है, और दही के अंदर ग्रूमिंग की सलाहियत है। अभी जब तक कि आपने ये किया आपको इसलिए कि इसके अंदर रूट्स के अंदर जाने की सलाहियत है, और नहीं रूट्स में जाने के लिए आप कुछ करके तो दो ना भाइयों। खामखा एतराज करने से क्या फायदा। और ये तय कर लीजिए कि तेल सर पे लगाना हमारे बालों को बेहतर करने के लिए होता है, और खाली फ्लोर क्लीनिंग एजेंट जिसने हमारी WHO ने इजाजत दे रखी है 0.28% शैम्पू में इजाफा करने के लिए एज द एंटी डैंड्रफ, उसको आप लोग 10% डाल करके मार्केट में बेचते हो, SLS को डाल करके, और कहते हो कि एंटी डैंड्रफ है। आई एम सॉरी, आप लोग कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, आप लोग सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, और ये दावा करते हो कि तेल डालना बुरी बात है। आई एम सॉरी, तेल डालना ही अच्छी बात है, और मैं साइंटिफिकली प्रूव करके देने को तैयार हूं कि एक चीज जो हमारी तिब्बे यूनानी दी है वो साइंटिफिकली आज भी फिट है। बिल्कुल, बल्कि हमारे पास तो मिसालें, हमारी अपनी कितनी दोस्तें होती हैं, जानने वाले होते हैं, जब कितने लंबे लंबे बाल देखती हूँ क्या करते हैं, तो जी तेल लगाते हैं, ये वाला इतना, और बाल लड़कियां तो लगा के लगती है रोज, और रोज वॉश करती है उनके, मैंने देखा यहाँ तक बाल आमला रीठा सिकाकाई से धोते हैं। और रीठा इज कॉल्ड सोप नट। आप ये देखो, जिसको पूरी दुनिया सोप नट कहती है, मैं हमेशा से तारीफ से इस्तेमाल करता आया, मेरी नस्लें इस्तेमाल करती हैं। आज जो लोग कहते हैं कि जी ये कहते हैं बुरी है, आई एम सॉरी, मैं अपने माँ बाप को, अपनी नस्लों को बुरा नहीं कहता। वो उससे बहुत फायदा होता है। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? ठीक ठाक, खैरियत से? हाँ नाज़िया, आप ठीक है? सब खैरियत? जी नाज़िया, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। बिल्कुल बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटे। हाँ डॉक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा है, उसकी उम्र है 3.5 पौने 4 साल है। जी बेटे। तो उसका जो वेट है वो भी 2 साल के बच्चे का है, और उसकी हाइट भी 2 साल के बच्चे की है। वो बिल्कुल गेन नहीं कर रहा है। ठीक। तो कुछ ऐसी चीज बता दें कि उसका वजन भी थोड़ा सही हो जाए, उसको भूख भी बिल्कुल नहीं लगती है। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे कितने हैं? हाँ चलिए जी, सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ओके जी। असल में बात है कि कैल्शियम की कमी हम लोग इब्तिदा में करते हैं, और उसकी वजह से अच्छा ऐसा करने, अभी हम जवाब नहीं लेते हैं, सॉरी माज़रत, हम ब्रेक पे जाएंगे। मैं ज़रा मैसेजेस में लग गई थी, इसलिए मैं बिल्कुल भूल गई। इतने सारे मैसेजेस आए हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। और अभी आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़े से SMS हैं, वो भी मैं पढ़ लेती हूँ। और स्पेशली एक SMS और आया है, वो है उनके बैकबोन पे प्रॉब्लम है, और वो कह रही हैं कि जो गर्दन के मोहरे होते हैं उस पर दर्द है। उन्होंने कहा कि काफ़ी जो है उन्होंने मसाज वगैरह भी कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। दूसरा इसी से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड सवाल है, तो वो भी मैं कर लेती हूँ। कि इन्होंने पूछा है कि इनके पूरी बॉडी में बहुत पेन होता है, और हड्डियों से आवाज़ आती है। हमारे यहाँ असल में 2 चीज़ों की बड़ी कमी है। पहली बात ये है कि हमारे यहाँ कैल्शियम जो है वो बेडलक नई तहकीक के नाम पर, क्योंकि हम बेवकूफ़ बनते रहे, तो औरतों के जहन में ये बात तय हो गई थी कि दूध पियेंगे तो मोटे हो जाएंगे। हालांकि ये बात तय हो गई कि दूध पीने से बंदा कभी मोटा नहीं होता, हमेशा स्मार्ट होता है, हमेशा स्मार्ट होता है। और ये WHO ने एक्सेप्ट किया। अब तो बात नस्ल तबाह हो गई, हमारी नस्ल इस गलत तहकीक की वजह से तबाह हो गई। बहुत सी चीजें आप बताते हैं कि वो जो खुला दूध पियो जो है वो बेहतर है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क। मैं उसकी भी कभी इंशाल्लाह बैठ के तफसील बता दूंगा कि कौन सी क्या कैसे। इस वक्त हम बात करें गर्दन के मोहरों की। गर्दन के मोहरों का अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बहुत आसान सा एक एक्सरसाइज है। हाथ रख के थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाएं और हाथ को पीछे ले जाएं।
ये एक्सरसाइज करें। अच्छा, यानी अपना चेहरा आगे की तरफ ले जाएं और हाथ से प्रेशर दें। क्या बात है, सुकून मिल रहा है तो ये 5 मरतबा करें। हाँ, सब करना शुरू हो गया। हाँ, 5 मरतबा करें, बिल्कुल ठीक। इस तरह 5 मरतबा करें। राइट पे अपनी गर्दन को ले जाएं, आहिस्ता आहिस्ता जहां तक ले जा सकें, फिर लेफ्ट पे ले जाएं। अच्छा, कितनी देर तक रुकना पड़ेगा? 2 सेकंड बस। इस तरह 2 सेकंड रुकें, वापस आए, फिर ये मसल्स की एक्सरसाइज होगी। उसके बाद सबसे ऊपर और सबसे नीचे। अच्छा, ये भी एक ऐसे एक 5 मरतबा ये कर लें, 5 मरतबा ये कर लें। उसके बाद इस कोने पे ले जाके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इस गर्दन को इस तरह करके घुमाएं। उसके बाद 2 मिनट अपनी जात को दें, खड़े होके जैसे वो बच्चे पीटी करते हैं ना, वो पीटी कर लें। आप यकीन करें गर्दन के मोहरों के मसल्स का खिंचाव कम हो जाएगा। ओहो, क्या बात है। वैसे ये वाले एक्सरसाइज करने को काफी ठीक हो गया, सिर का दर्द बेहतर होगा और जो हमारे गर्दन के मोहरों में प्रॉब्लम है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगी। देखिए ये छोटी छोटी सी, और अगर फर्ज करें कि खामोशी से मैं बैठा हूं, अपने ऑफिस में बैठा हूं, कहीं भी बैठा हुआ काम कर रहा हूं, अगर मैं इन मोहरों को इस तरह करके अपने कंधों को मैं चलाऊं तो क्या होगा? बहुत अच्छा लगेगा। इससे आहिस्ता आहिस्ता मसल्स में जमने वाला खून बेहतर होगा और फिर किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। असल में कि थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि चहल कदमी चलते फिरते रहें और थोड़ा सा ये मूवमेंट जो है वो देते रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने खाली चल रहे हैं, क्योंकि मैंने अक्सर ये भी देखा कि लोग वॉक बहुत करते हैं लेकिन वॉक के दौरान जो कोई मूवमेंट नहीं दे रहे होते। तो आप बैठे एक जगह पर तो ये मूवमेंट्स भी जरूर दें। नाजिया, हकीम जालिनूस का एक मकाला मैंने पढ़ा, उसमें उसने 16 पोस्चर्स लिखे हैं कि जो शख्स वॉक करने के लिए निकले उसे क्या बीमारी है, उसे वॉक करने का पोस्टर क्या होना चाहिए। ओए होए। अगर आपको पेट कम करना है तो आपका पोस्टर थोड़ा सा पीछे की तरफ होना चाहिए। हाँ। अगर आपको हार्ट के लिए कुछ करना है तो आपके हाथों को भी चलना चाहिए। अगर आपको यूरिन, आप देखिए वो कह रहा है हकीम जालिनूस कि अगर आपको पेशाब की शिकायत है तो आप पैदल चलते हुए हाथों को मूव करें। और आज की तहकीक ये है कि जो लोग वॉक करते हैं और हाथों को भी हिलाते हैं उनका शुगर लेवल कम होता है, कंट्रोल ऑफ यूरिन बढ़ जाता है। वो 1000 साल 1500 साल पहले कह रहा है, और ये अब यहाँ पर ये तहकीक तो अब बात ये है कि बहुत सारी चीजें मैं अगर कभी लेके बैठूं तो लोग हैरान हो जाएं कि हकीम इब्ने तबरी ने एक लफ्ज लिखा कि एक हमारे यहाँ दवा है अफसंतीन। अफसंतीन का जो बदल है वो उसने कहा शाहिमा रूमी। ये उसने कहा ये दवा ना हो तो ये इस्तेमाल कर लो, ये देखी है। आज की मैं तहकीक पढ़ता हूं तो अफसंतीन आर्टेमेशिया एब्सेंथीन है और शाहिमा रूमी आर्टेमेशिया वल्गारिस। आर्टेमेशिया है दोनों। आज की तहकीक कहती है दोनों आर्टेमेशिया हैं और आज से 1400 साल पहले हकीम तबरी लिख रहा है कि उसका बदल ये है और कुछ नहीं है। अमेजिंग सारी चीजें। और कभी मसला ये है हमारे यहाँ कि हम लोग प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर इतने ज्यादा मुतासिर हो गए कि जो कहते हैं हम उसे मान लेते हैं। आई एम सॉरी, हमारी जो रिवायात थी, हमारी जो तहकीक थी आज भी बहुत ज्यादा मुकम्मल है और आज भी काबिल अमल है। काश हमारे यहाँ लोग इस बात को समझने की कोशिश करें। पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें मैंने ये बात कही है और मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जितनी तहकीक पर पाकिस्तान में रुपया हमारी कौम का लगा है उस तहकीक के 10% हिस्सा भी अगर हमको हद से रिसर्च के लिए मिल जाए तो खुदा की कसम हम लोग लीडिंग कंट्री हो एक्सपोर्ट करने में। और हमारे पास कितने हर्ब्स मौजूद है, आप देखें ना नॉर्दर्न एरिया में हर हर्ब उगता है। अल्लाह अकबर। आपसे क्या कहूं कि मैं अभी उगवा के लेकर आया हूं स्टेविया, अल्हम्दुलिल्लाह उग गया है, मौजूद है मेरे पास। अब मैं थोड़े दिनों में स्टेविया को कैमोमाइल के साथ इंशाल्लाह मिला करके मार्केट में दूंगा। कोई करके तो देखे, कि वो पी के तो देखे कितना सुकून मिलता है। पूरी दुनिया कैमोमाइल टी मिलती है, हम लोग टनों कैमोमाइल हमारे मुल्क में होता है, हम उठा के फेंक देते हैं। और आप देखें वो करते क्या है उसका, मैं ये बता दूंगी, उसके कैमोमाइल पीने के बजाय नहीं टेस्ट इसका जो मजेदार, पता नहीं तो जायके के ऊपर हम लोग क्यों हर वक्त चले जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है। और जो इसके फायदे वो तो अलग है, और दूसरे के लोग इसकी वजह वो लेते हैं जो नींद की गोलियां, नींद की, बताते रहो उसके साइड इफेक्ट है, भाई नहीं लो ये पी लो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ज्यादा बेहतर है कैमोमाइल टी पीने से। ब्रेन के एनहांसमेंट होती है, ब्रेन के एंडोर्फिन्स बेहतर होते हैं, आपका मेमोरी लेवल बेहतर होता है और उसके साथ आपको सुकून मिलता है। कैमोमाइल इज बेस्ट। और कैमोमाइल को बाबूना कहते हैं। और पाकिस्तान में मैं एबटाबाद गया हूँ और वहां से ठंडियानी की तरफ गया हूँ, आप यकीन करें इतना होता है कि आप जितना बोलूं उतना झूठ है। लेकिन हमारे यहाँ किसी को अवेयरनेस नहीं, हम लोग इसी तरह जाया कर देते हैं। कितना होगा होता है। हमारा एक पार्क है यहाँ पर ही डिफेंस की तरफ,
वहाँ पर आप देखें कैमोमाइल की लाइन लेकिन जब वो निकाला जाता है तो उसके बाद उसका कोई फायदा नहीं, फेंक देते हैं। इसलिए सिंपल, अगर सिर्फ इन तमाम चीजों को हम टेक्निकली बेहतर तौर पे सिर्फ ड्राई करना सीख लें, हम इस वक्त भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो कैमोमाइल जिस तरह जो है लगा हुआ है उसको डायरेक्ट ले लें या उसको थोड़ा ड्राई करके लेना है? थोड़ा सा उसको साए में ड्राई करें, साए में ड्राई। और सिंपल मैं कहता हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक साइंटिफिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक ड्रायर चाहिए। वो ड्रायर हो, मैं आपको ड्राई करने के देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, प्रोडक्शन बहुत है, सिर्फ मैनेजमेंट की कमी है, सिर्फ मैनेजमेंट की कमी है। और काश पाकिस्तान में मैनेजमेंट की कमी दूर हो जाए तो हम शायद दुनिया की बेहतरीन कौम थे, हैं और दोबारा भी हो सकते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये भी अब आपने आज आपके तवज्जुह से लोगों को पता चला होगा कि इस पर भी जो रिसर्च करी जाती है जड़ी बूटियों पर भी, ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। पाकिस्तान और इंडिया का फर्क ये है कि पाकिस्तान जितनी दवाएं एक्सपोर्ट 150 गुना एक्सपोर्ट करता है और उस 150 गुना में 50% शेयर जो है वो जड़ी बूटियों की दवाओं का है। सिर्फ एक कंपनी इंडिया की जो है वो शायद $3 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट करती है, सिर्फ एक कंपनी, और वो हर्बल मेडिसिन। सिर्फ तो अगर हमारे यहाँ पे भी हर्बल से ज्यादा काम हो जाए तो बेहतर नहीं होगा? डेफिनेटली होना चाहिए। हमारे पास हर्ब उगते हैं, इतने ज्यादा उगते हैं। एक दवा है नाजिया, उस दवा का नाम है मिल्क थैसल। मिल्क थैसल से हमारे हेपेटाइटिस सी की एक दवा बनती है। सिर्फ गोलड़ा शरीफ से लेकर के इस्लामाबाद हाईवे पर कोई शख्स सफर करे तो सिर्फ इतनी मिल्क थैसल उसे मिल सकती है कि न सिर्फ ये कि हम अपने मुल्क की जरूरियात पूरी कर सकते हैं बल्कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अलमिया ये है कि हम $2 करोड़ की मिल्क थैसल इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, अगर कोई देख रहा है इस वक्त और वाकई कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो हर्ब से बिजनेस शुरू करे, बहुत कामयाब होगा और लोगों को फायदा भी बहुत है, हमारे मुल्क को बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन अगले सेगमेंट की जानिब जाएंगे, कहीं ना जाएं। जी वेलकम बैक। और अब हम आ गए वापस और अब आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे मुल्क के फनकार जो वाकई बहुत अजीम, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और यही हमारे मुल्क की पहचान होती है। ड्रामे से रिलेटेड दोनों का ताल्लुक है। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी, हमारे साथ मौजूद हैं जलाल साहब, जलाल शेख, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ड्रामों में। वो बहुत अच्छी इनकी माशाल्लाह सिंगिंग भी होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक ठाक है? अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी? बिल्कुल जी, खैरियत से, ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत सी बातें भी आपसे पूछेंगे ड्रामे से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड। और आपने मतलब माशाल्लाह कब से काम कर रहे हैं, पीटीवी के दौर से लेकर अभी तक जो है काम चलता आ रहा है। और हमारे साथ मौजूद है, हम सबकी बहुत फेवरेट है, बहुत प्यारी है, बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छा काम करती हैं। हम आपकी मुलाकात कराएंगे रुबीना आरिफ साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बड़ा अच्छा लगता है आपसे बातें करना, आपकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी आवाज़। और जब आप बात कर रही होती है ना तो वो आपका मतलब गुस्सा या ऐसी टेंशन कुछ नहीं, मुझे लगता है कभी इन्होंने गुस्सा किया ही नहीं होगा। वैसे कभी किया इन्होंने गुस्सा? मेरा ख्याल। अरे वाह नाजिया, थैंक यू वेरी मच, तुमने मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे लफ्ज बोले। लेकिन जैसे सबको गुस्सा आता है, कभी कभी मुझे भी कभी आता होगा, एकदम से जो वो खट्टा हो जाता होगा। आता तो अक्सर है, जाहिर कभी कभी करती हूँ। ये इंसान शोबिज में आने के बाद ऐसा हो जाता है, ये शुरू से ऐसी पर्सनैलिटी है? मुझे लगता है शोबिज के आने के बाद बहुत पर्सनैलिटी आपकी चेंज हो जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, जाहिर सी बात है। एक तो ये कि इंसान बहुत ग्रूम हो जाता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है और ऑब्वियसली बेशुमार लोगों से मुलाकात होती है, आप हज़ारों बातें सीखते हैं, हज़ारों अच्छी आदतें आप में डेवलप हो जाती हैं और हज़ारों जो है वो टॉर्चर्स जो है उनको बर्दाश्त करने की हो जाती है। ये तो पक्की बात है, सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है। अच्छा, कैसा लगता है आजकल बड़े यंग डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं और बहुत नए लोग भी आ रहे हैं, अब आप लोग इतने सीनियर फनकार हैं तो उनके साथ काम करते हुए कैसा होता है? क्या कभी वो आपसे भी कोई मशवरा लेते हैं या फिर वो अपने आप को बिग बॉस समझ रहे होते हैं? नहीं, यंगस्टर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि पढ़े लिखे हैं, है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एजुकेटेड हैं और उनको पता है कि सीनियर्स की रिस्पेक्ट किस तरह करनी है। तो मुझे तो यंगस्टर्स के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। और वाकई जो आगे कहते हैं ना कि किसी भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में, अब आप देखें ना हमारी फिल्मों का हाल क्यों ख़राब हुआ, इसी वजह से कि जो नए लोग आए थे
उनमें वो तहजीब और वो चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से हमारी फिल्में जो है वो म्यार की बनती। लोग कहते हैं कि वो देखना चाहते हैं ये फिल्में, हमेशा ये बात है कि जो लोग देखें वो ना दिखाएं, आप वो दिखाएं जो तहजीब में रहते हुए, जो आपकी क्वालिटी को बढ़ाते हुए। अब आप देखें जिस तरह आप कहीं पर कोई चीज़ कोई ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, अब इस तरह तो लोगों को गुटखा बहुत पसंद है, तो अब क्या गुटकों को पैक करके उसी अच्छी सी पैकिंग के साथ अब बेचना शुरू कर देंगे, बस ठीक है। वो इस पैकिंग ने तो हमारे अवाम का, हाँ अवाम का कसूर नहीं, मैं थोड़ा सा कसूर मानती हूँ जो हमारे यहाँ पे जो लोग जो चीजें बना रहे होते हैं। जो मेरी जन बात ये है नाजिया के बना तो जहर भी रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या हम खाना शुरू हो जाते हैं, साइनाइड खा के मर जाते हैं, सूंघ के मर जाते हैं, बड़ा शौक है जहर खाना, है ना। तो इंसान को अपने अच्छे बुरे की पहचान हम लोगों को हमारे घरों से बताई जाती है, सिखाई जाती है, ठीक है ना। गंदी चीजें गंदी ही हैं, लेकिन हमारे यंगस्टर्स को पता होता है ये बुरा है, ये सेहत के लिए खराब है, फिर भी उसको यूज करते हैं और उसके नताइज भी भुगतते हैं फिर। लेकिन वो नताइज से पहले वो कहते हैं कि बस आज हम जी लें, हाँ एंजॉय कर लें, जैसे मर्जी जिंदगी गुजार लें। तो ये एक छोटे से एक बात है जो यहाँ पर हमें जो है ना जरा सी खटक भी, लेकिन ये माँ बाप के लिए बहुत बड़ा टॉर्चर है, माँ बाप के लिए बहुत बड़ा टॉर्चर है कि उनकी औलाद जो है वो बेराह रवि का शिकार हो जाए और नशे की चीजें इस्तेमाल करने लगे। ये गुटखा, ये पान, ये नस्वार, ये सिगरेट, ये सब क्या है? नशा है, नशा है, बिल्कुल नशा है। और ये शुरू से बच्चों को जब वो बहुत छोटा होता है ना, उसको खिलाफ ये बता देना चाहिए, बेटा गंदी चीज है, बुरी चीज है, ये इसको खाओगे तो ये हो जाएगा, तो खाओ। असल में होता ये है कि माँ बाप बस जिंदगी कहते हैं बस ऐसे गुजारो, जो बात कर रहे होते हैं जो मर्जी बच्चों के सामने बोल देते हैं, जिस तरह मर्जी बात कर ले, जिस तरह मर्जी झगड़ भी लेते हैं, तो ये गलत बात हो जाती है, बहुत गलत बच्चों को बहुत। सबसे पहले तो आपके घर से तरबियत होती है ना आपकी, ठीक है ना, तो पेरेंट्स जैसा आपको सिखा देते हैं, वो कहते हैं ना कि वो एक सफेद कागज होता है, उस पर जो लिख दिया जाता है ना, फिर वो सारी उम्र के लिए होता है। फिर बाद में शिकवा की शिकायत ना करा करें कि आपके बच्चों की जो है वो बच्चे जो है वो गलत राह की तरफ, जो बोगे वही काटोगे ना, जो बोगे वही काटोगे। बस ये हमें जो है ना अपने सोचना चाहिए, अपने जहन में हमें डालनी चाहिए बातें। और हम थोड़ा सा अपने टेलीविजन को भी कहेंगे, जो इस वक्त जो चैनल वाले दिखा रहे हैं, सब थोड़ा सा जरा सोच समझ कर देखा, जो भी दिखा रहे हैं बहुत सोच। देखो नाजिया, मैं जब भी किसी शो में आती हूँ, मैं हमेशा एक पैगाम अपने बच्चों को, यंग जनरेशन को देना चाहती हूँ कि मॉडर्न इंसान यहाँ से होता है ना, कपड़ों से नहीं होता कि अगर आप छोटे छोटे कपड़े पहनना शुरू हो जाएं तो आप बहुत मॉडर्न नजर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप वेस्ट को कॉपी करें लेकिन उनकी अच्छी चीजों को अपनाएं ना। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी जो तमीज और तहजीब है उसको तो नहीं भूल जाएं आप। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये बात तो है। और जहाँ तक देखा ही जाता है कि एक वक्त था कि जो मतलब फॉलोअर्स जो होते हैं ना, मतलब वो यही है कि मॉडर्न चीज क्या है। मॉडर्न अगर आप जो है देखते हैं कि अपनी अच्छी ग्रूमिंग है, अच्छे तो अपने माहौल के हिसाब से अपनी ग्रूमिंग करें। और हमें जिन जिन चीज़ों की इस वक्त ज़रूरत है, हमें उस पर चेक एंड बैलेंस जरूर रखना चाहिए। जरूर। जहाँ सब कैसे आना हुआ था इंडस्ट्री में? नाजिया, मैंने स्टार्ट लिया रेडियो से और तो 1973 मैंने मतलब जो है वो एज नाथ खां और फिर कंपेयरिंग भी मैंने की, सब शोबों में मैं शुरू से रहा। अच्छा, शुरू से। और स्कूल के वक्त से ही मुझे शौक था, डेस्क बजा के गाता रहता था। और फिर इसी तरह रहा कि रेडियो से फिर मैं जब एजुकेशन मेरी कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद टीवी का एक चांस मुझे मिला और ये बात थी 86 की। अच्छा। फिर मैंने टेलीविज़न किया और टीवी पे फिर सभी के साथ माशाल्लाह सारे प्रोड्यूसर, सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया। फिर STN आया तो वहाँ पसे आईना वगैरह, वहाँ भी काम करते रहे। और फिर मैं कुछ अर्से मतलब अपनी निजी मसरूफियात की वजह से पाकिस्तान से बाहर चला गया था। फिर अब दोबारा अब मैं वापस आया। तो वो कहते हैं ना, आँख हो जल पहाड़ हो जल, अब दोबारा से। कैसे, कहाँ गए? मैं साउथ अफ्रीका में। अच्छा, कैसा रहा था वहाँ पर? बहुत अच्छा बिजनेस था वहाँ पे। अच्छा, बड़ा खूबसूरत। तो बस वो बहुत ज्यादा है ना। दिल करता है पाकिस्तान भी ऐसे खूबसूरत बन जाए, अल्लाह करे और ऐसा हो, सड़कें हो ऐसी,
जबरदस्त सड़कें, उसको क्या कहते हैं जो बिल्कुल फ्लैट और जबरदस्त सड़कें होती है, एक उसका मिसाल भी दी जाती है। पता नाजिया, मेरा तो दिल ये चाहता है, वो सड़कें और ये सब चीजें तो अपनी जगह है, मेरा दिल तो ये चाहता है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन अच्छी हो जाए। सिक्योरिटी फराहम कर दें, बस इतना हो जाए कि जब हम घरों से निकलेंगे, हमारे बच्चे जो हमारे लोग घरों से बाहर गए हैं वो वापस सलामती के साथ घर वापस। यहाँ पे तो मुकम्मल चीज चाहिए, हमें तो सड़कें भी अच्छी चाहिए, हमें सुकून हमें भी चाहिए, हमें माहौल भी अच्छा चाहिए, हमें लॉ एंड ऑर्डर भी चाहिए, हर चीज मुकम्मल चाहिए हमें। मुकम्मल। हाँ नाज़िया, बस वो यही है कि इनसिक्योर बंदा अपने आप को फील ना करे ना, यहाँ जहाँ पर भी अगर रहे, वहाँ कम से कम ये चीज नहीं थी। यहाँ ये है कि मैं अपनी फैमिली के साथ जब बाहर निकलता हूँ तो यकीनन मैं घबराहट मुझ में तारी हो जाती है। जरा बाइक वाला करीब आया या कोई और शख्स मेरे गाड़ी के करीब आता है तो मैं घबरा जाता हूँ कि शायद अब अच्छा, लोगों को तो टेढ़ा चलने की बड़ी आदत है। मेरे एक दफा ना जमजमा पे एक्सीडेंट हुआ था, वो इस तरह से कि जब गाड़ियां इस साइड से आ रही होती है ना, तो मैंने कहा इसी साइड से देखूंगी, बड़ा मतलब रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं हम लोग, तो मैंने यहाँ से यूं करके देखा, रोड क्रॉस करने, जैसे रोड क्रॉस करने लगी उल्टी तरफ से बाइक ने मारा और मैं गिर गई नीचे और बहुत ज्यादा जख्मी भी हुई। अब कल भी ये हुआ कि कल मैं रोड क्रॉस कर रही थी, वही जमजमा की स्ट्रीट ही क्रॉस कर रही थी, और कल मैंने इस तरफ भी देखा, मैंने इस तरफ देखा, गाड़ी एक बाइक वाला आ रहा है, एक आया टर्निंग सामने से चला गया, मैं चुप रही, दूसरा है, मैंने कहा आप लोगों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं हम लोगों के, मैंने कहा आप लोग रॉन्ग वे से क्यों आते हैं। बिल्कुल। अच्छा तुम ये देखो नाजिया कि यही हमारी कौम जब अपने मुल्क से बाहर जाते हैं हम लोग, ठीक है ना, वहां जाकर हम सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि डंडे के जोर पे चलते हैं हम लोग। नहीं, हम बिल्कुल अगर यही देख लें कि जो शख्स उल्टे हाथ से आ रहा है, आप ये सोचे कि वो गुनाह पालता हुआ आ रहा है, वो गुनाह नहीं, क्योंकि वो फौरन हम समझते हैं कि ये गुनाह नहीं है। हाँ, अपने मुल्क को हम कुछ नहीं समझते, इस नेमत को हम नहीं संभालते जो हमें मिली है। आज़ादी में कितनी जाने गई, क्या क्या हुआ इस आज़ादी की जंग में, हाँ कितनी मुश्किल से हमने ये पाकिस्तान समझते हैं आज़ादी है। हाँ, दनदनाना अपने मुल्क में आज़ादी। लोग खुश होते हैं इस चीज से कि मैं सिग्नल तोड़ के अगर निकल जाऊं तो ये बहुत ही कमाल हो जाएगा, साइलेंसर निकाल दूं मोटरसाइकिल से, इस तरह चलाऊं गाड़ियां, तो मतलब बहुत। अच्छा, कल एक और वाकया भी, मेरे साथ तो बड़े वाकयात होते हैं ना, वो बाहर बहुत काम के लिए निकलती हूँ मैं, तो कल मैं कुछ खा रही थी तो एक रैपर सा था ना, तो जिससे लेस वाले होते हैं ना, लेस तो मैं उनसे ले खरीद रही थी, तो मैंने कहा इसके पास डस्टबिन होगा, तो मेरे मतलब अपने हाथ में मैं पकड़े रखूँ तो, या फिर मैंने यहाँ वहाँ देखा कोई डस्टबिन नहीं, मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई ये आप ना जरा फेंक दें। उस बंदे ने पहले यूँ देखा, राइट देखा, लेफ्ट देखा और यूं नहीं, उसने यूं फेंका। मैंने कहा ये क्या, और मैं हक्की बक्की, फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर गुनाह आएगा क्योंकि मैंने इसको रैपर दे दिया। मैं गई दोबारा से रैपर उठाया और मैंने कहा आई रादर पुट इट इन माय बैग, मैं अपने बैग में जरा डाल देती हूँ, घर जाके फेंक दूंगी। अक्सर हमारा बैग ऐसी चीजों से भरा हुआ होता है ना, रैपर्स होते हैं, हम और आप जो है ना इसमें मिसालें हैं, हम लोग जो करेंगे लोग फॉलो करेंगे, और मैं इसीलिए बताती हूँ ताकि लोग जो है ना उसे फॉलो। देखो नाजिया, ये हमारे घरों से है हमारी ये तहजीब, ठीक है ना, कि हमने अगर जो भी वेस्ट है वो हमने डस्टबिन में जाना है, उसको वहां थ्रो करना है, ये नहीं है कि सड़क पे ड्रामे भी मैंने देखे थे, मुझे ये होता है कि ड्रामों में भी चीजें दिखाई चाहिए, जिस तरह कोई बंदा जो है वो एक तो सिगरेट नहीं दिखाना चाहिए ड्रामों में, बहुत खुले आम सिगरेट पीना दिखा रहे हैं जो बहुत गलत है। अच्छा, वो सिगरेट जलाया और उसने तीली जो है वो वहीं पर ही सड़क पर फेंक दी। अब आप देखिए ये क्या तहजीब दिखा रहे हैं, ये तहजीब दिखा रहे हैं। बस मेरी जान, ये वही बात है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हाँ, हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन क्या करें। अच्छा, लेकिन अगर देखिए मुझे, मैं अगर ड्रामे में ऐसे काम कर रही हूँ तो मैं कहूँगी भाई मैं नीचे क्यों फेंकूं, मैं नहीं दिखाऊं, मैं नहीं करूंगी, मैं तो साफ साफ मना कर दूं। इसलिए इतनी लड़ाई। ये बात है कि हम अपने आप को तो ठीक कर सकते हैं ना, अगर हम पूरी कौम को या हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी आ जाती है। जलाल साहब, कोई पुरानी फिल्म का गाना सुनने का बड़ा दिल कर रहा है। पुरानी फिल्म का गाना? वैसे आपको पुरानी फिल्में पसंद है? जी बहुत ज्यादा। कौन से सबसे अच्छे एक्टर्स थे आपके? पाकिस्तान या नहीं, सिर्फ पाकिस्तान। पाकिस्तान में माशाल्लाह नदीम, शबनम, मोहम्मद अली साहब, सब ने बहुत कमाल काम किया, और अभी भी मतलब यानी जो बाद में आए शान वगैरह ने बहुत अच्छा काम किया, और अच्छा मतलब हमारे यहाँ लेजेंड की कोई कमी नहीं थी, और अल्लाह का लाख लाख करम है कि एक से बढ़कर एक आवाज़। रुश्दी साहब इतना खूबसूरत गाते थे, मसूद राना साहब, मेरी हसन साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। तो मैं कुछ सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल, रुश्दी साहब का एक गाना बड़ा अच्छा। जी, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, जबरदस्त। हाँ, इसी मोड़ पर
इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था, साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम ना जाओगे, हाँ इसी मोड़ पर, इस जगह बैठ कर। याद है आज भी मुझको उस हंसी शाम का मंजर, दिल जहां मैंने हारा था, मैंने तुमको पुकारा था, प्यार से अजनबी कहकर, हाँ इसी मोड़ पर, इस जगह बैठ कर। वाह जी वाह जी, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और हम कॉल्स का भी सिलसिला शुरू करेंगे। आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के साथ साथ आप अपने आप भी बताएं कि आपको पाकिस्तानी एक्टर्स में से कौन कौन पसंद है, और आपने अगर पुरानी फिल्में देखी हो तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। बड़ा अच्छा लगता है जब हम बात करते हैं अपने पास की भी, और बहुत अच्छा ये जो है ये सब फील भी होता है कि हमें याद रखना चाहिए। अगर अभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है तो इस पर हमें ज़रा सा अफसोस होता है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है। ज़रूर हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री ज़रूर बूम करेगी, एक दिन बहुत अच्छा होगा। हम ब्रेक ही जाने जाएंगे, ब्रेक दोबारा मिलेंगे, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जलाल शेख, और जबरदस्त एक्टर हैं और बड़े खूबसूरत आपने गाना सुना है। जब पुराने गाने सुनते हो ना बस अच्छा लगता है, मजा आ जाता है सुनकर। और हमारे साथ मौजूद है रुबीना आरिफ साहिबा, भी बहुत अच्छी बातें चल रही हैं। अच्छा आप ये बताएं रुबीना जी कि आपको पुराने जमाने में मतलब जितने भी सिंगर्स थे या एक्टर्स थे कौन कौन पसंद है हमारी फिल्मों में? नाजिया बहुत फिल्में देखी, बहुत फिल्में देखी, हर फिल्म देखते थे। और बाज़ फिल्में तो ऐसी होती थी जो पसंद आती थी, कई कई दफा देखते थे। अच्छा हाँ, और उस वक्त बड़ा सादा सा वक्त था। आज से 20-25 साल पीछे चले जाएं तो, और होता ये था कि स्टोरीज भी सुनाते थे एक दूसरे को फिल्म की। ये फिल्म हमने ये फिल्म देखी है, ऐसी थी। और मोहम्मद अली, ज़ेबा, शबनम, नदीम साहब, वहीद मुराद, रोजीना, सबकी फिल्में देखी और सभी पसंद थे। बहुत सिंगर्स कौन कौन पसंद थे? सिंगर्स ऑब्वियसली हमारे माशाल्लाह मेहदी हसन साहब, नूर जहां, रुश्ती साहब बहुत पसंद थे। बिल्कुल महनाज जी, बिल्कुल उनके तो सारे गाने जी, बड़े माशाल्लाह। जबरदस्त। आलमगीर साहब ने इतना खूबसूरत गाया है, और मोहम्मद अली शहकी, बेशुमार हैं, सभी हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। शाजिया हैं, हाँ शाजिया मंजूर बहुत कमाल है। उनका तो आजकल भी बड़े इखलाक अहमद साहब ने बहुत कमाल उनका। और हमारी आयना फिल्म के गाने सारे ही जबरदस्त है ना, क्या फिल्म के गाने थे। अच्छा हीर रांझा के गाने वो भी बहुत अच्छे, सारे मतलब नेम है, किस फिल्म का नाम लें, किस सिंगर का नाम लें, किस आर्टिस्ट का नाम लें, हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी। हमारा तो कोई ऐसा प्रोग्राम भी नहीं होता, बड़ा मिस करती हूँ कि हमारा कोई आए जो पुराने, ठीक है हमारा पूरा एक यहाँ पर चैनल भी है जो पुरानी फिल्में दिखा रहा होता है, मैं तो अक्सर देख भी रही होती हूँ, बड़ा मजा आता है देखने का। अच्छा लेकिन वो होता है ना कि पुरानी फिल्मों के जो गाने आते रहे कि आज ये वाला गाना सुनाएंगे, आज इस सिंगर का सुनाएंगे, या आज फिल्म का सुनाएंगे, वो चीज खत्म हो गई है, देखने का दिल करता है। नाजिया एक ये भी बात थी कि हम लोग फिल्म पूरी फैमिली देखते थे, है ना, अम्मी भी, अब्बा भी, बहन भाई भी, हम सब जाते थे सिनेमा और इकट्ठे बैठ के मूवी देखते थे, बॉक्स में देखते थे, इंटरवल में चाय पीते थे, वो कोक और चिप्स, उसका जो मजा वहां पर है ना जिंदगी में कभी नहीं आ सकता कहीं, है ना। लेकिन अब फिल्म तो फिल्म, टीवी ड्रामा भी अपने घर वालों के साथ देखना मुश्किल हो गया। लेकिन अब एक फिल्म आ रही है वार, होपफुली वो अच्छी होगी। लेकिन एक फिल्म आ रही है, पहले तो हर फिल्म ही अच्छी होती थी। पहले हर फिल्म अच्छी होती थी, इंतजार कर रहे होते थे लोग कौन सी फिल्म आएगी कौन सी नहीं आएगी। और नाज़िया किसी को इतराज नहीं होता था जब आप देखने के लिए जाते थे कोई भी कि मैं ये फिल्म देखने के लिए जा रहा हूँ, मतलब एक मेयार था, तहजीब थी, मेयार था, और बड़ी क्लास मतलब जो फिल्में बन रही थी। फिर हमारे पास बहुत बड़े बड़े मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब, उनकी मौसीकी इतनी कमाल, फिर रॉबिन घोष साहब,
और देखिए अखलाक साहब को उन्होंने सावन आए सावन जाए कैसा खूबसूरत, आलमगीर साहब को मुझे दिल से ना भुलाना, कितना खूबसूरत आईना फिल्म का गाना, इस तरह बहुत अच्छा। बहुत सारे और बहुत सारी हमारी फिल्में ऐसी थी और इतनी मयारी थी कि पड़ोसी मुल्क ने उनकी कॉपियां बनाई, और एक नहीं एक फिल्म को 3 कॉपियां बनती। हमारे मुल्क में कितनी अच्छी फिल्में बनती थी कि पड़ोसी मुल्क हमारी कॉपी करता। असल में अभी भी फिल्में बनाए ना, देखिए उस वक्त भी बहुत हाई बजट मूवीज नहीं होती थी, अगर आप देखें तो बहुत मतलब लो बजट फैमिली, क्योंकि हमारे यहाँ ना फैमिली ड्रामाज लोग ज्यादा पसंद करते हैं बनस्बत इसके कि हाँ ठीक है, हम अगर हॉलीवुड का देखें तो हॉलीवुड की तो खैर मेयार ही कुछ और है। तो बड़ा मैंने एक दफा जो है अच्छा भी लगा था मुझे कि मैंने एक सिनेमा में देखा कि उर्दू ट्रांसलेशन के साथ, जो बहुत अच्छी चीज़ है, बल्कि हम अब जो टीवी पे भी देखते हैं कि उर्दू ट्रांसलेशन के साथ आए और उनको ज़्यादा मज़ा भी आता है देखने का, आप समझ रहे होते हैं फिल्म को, और लोग जो है वो अच्छी नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाए। वैसे ड्रामों में तो बड़ा मतलब अच्छा क्वालिटी हो गई है, बड़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी हो गई है। एक अभी पिछले चंद सालों पहले हमारा ड्रामा भी थोड़ा जवाल पजीर हो रहा था, ठीक है ना, और वही पड़ोसी मुल्क की कॉपी करने लगे थे, हम भी मरते थे फुल मेकअप कर करके, है ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ड्रामा दोबारा मयारी हो गया है और अब सब पाकिस्तानी चैनल्स देखते हैं, ठीक है ना। जो इधर उधर के चैनल्स देखना शुरू हो गए थे लोग, और वो अब सब छूट गया और दोबारा लोग टीवी के आगे बैठते हैं और हमारे ड्रामों के नाम लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है वाकई, ये बात है ना। है, हमारा ड्रामा बहुत अच्छा और बहुत म्यारी है। बिल्कुल डेफिनेटली। और हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं, आप हमें SMS भी करें। SMS ये होता है कि कोई आप तक जो है ना रिस्पांस हमें मिल जाता है, और इसलिए जो है काफ़ी अच्छा रहता है कि आप हमें जो है आप हमें SMS करें। तो SMS से ये है कि आपके नाम भी लिए जाते हैं, आपके जो है फ़ौरन से जो है ना वो कहते हैं ना फीडबैक, कोई फीडबैक भी आप लोग को मिल रहा होता है, और स्क्रीन पे जिस तरह आप लोग के मैसेजेस चल भी रहे होते हैं तो वो अच्छा रहता है कि आप जो हमें SMS भी करें। जी हाँ जी, मैं ये बता रही थी कि कुछ जलाल से मुख्तलिफ आवाजें सुनना, ये अच्छा, हाँ, कौन सी आवाज़? जब हम लोग सेट पर सब इकट्ठे होते हैं ना, तो जलाल वहाँ पर हम सबको मुख्तलिफ लोगों की कॉपी कर करके दिखाते हैं। सारे एक्टर्स हैं। बस इसी तरह, क्योंकि नाज़िया मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूं कि मरहूम मोइन भाई के साथ मैंने सीरियल किया था फैमिली 93, और उनके साथ मैंने बेशुमार स्टेज प्लेस किए, मैं, उमर शरीफ और निराला चचा, लहरी साहब वगैरह। लेकिन ये 89 में हम करते थे, उस वक्त वीडियोस पे ये सारे ड्रामे नहीं आते थे, तो हमने माशाल्लाह मैंने कोई 26 या 28 ड्रामे मोइन भाई, उमर शरीफ इनके साथ स्टेज मैंने किए, हर चीज में रहा। तो बस फिर वो नहीं, बिल्कुल अभी वो भी सुनते हैं हम। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हमारे वक्त के ऑफिस में एक साहब हैं जो कई दिन से गायब हैं और कई दिन से वो घर नहीं गए। अब जरा हम ये जानते हैं कि वो आखिर घर क्यों नहीं गए हैं, तो जरा बात करें उनसे। हेलो जी, कौन? अरे कासिम रजा, हाँ, ये आप हैं? ये आपने कहाँ छापा मार दिया मेरे ऊपर? मैंने कहा ये आखिर कौन है। मुझे ये खबर मिली कि एक साहब हैं जो घर नहीं गए हैं। अब वो घर कौन साहब है जो नहीं गए? कासिम, ये तो आप हैं। ये मेरे असल में बीबी बहुत लड़ती है मुझसे, इसलिए घर नहीं जाता। भाभी अभी देख रही होंगी, भाभी जरा पूछती हैं। शी इज अ वंडरफुल लाइफ पार्टनर। बात ये है कि एक प्रोग्राम मेरा आज लॉन्च हो रहा है, मैं जगाऊंगा, और रात को 10:05 पे। तो ये मैंने बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया रखा है। मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को कुछ इस तरीके का बनाऊं, बल्कि बनाया है, जिसमें बिल्कुल मुख्तलिफ चीज लोग देखेंगे, सीरियस इश्यूज इन अ वेरी फनी वे। वो बातें जो हमको चुपती हैं, हर पाकिस्तानी जिसको झेलता है और जिसकी वजह से दुखी है, वो चीजें जो है वो हम सामने लाएंगे, लेकिन बड़े ही मजे से लाएंगे। आप हंसेंगे भी, आप रोएंगे भी, आप खिलखिलाएंगे भी। इट इज द रोड शो ऑफ अ डिफरेंट काइंड। लेकिन एक बात बताऊंगा आपको नाजिया, कि इस सिलसिले में मैं, आप यकीनन अभी प्रोमो दिखाइएगा, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उमर अहमद साहब का, जिन्होंने मुझे चांस दिया कि मैं खुल के खेलूं, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम का राइटर हूं, इस प्रोग्राम का रिसर्चर हूं, इस प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर हूं, इस प्रोग्राम का डायरेक्टर हूं, इस प्रोग्राम का प्रोड्यूसर हूं, और इस प्रोग्राम का होस्ट भी हूं। तो यूनुस ठाकुर और उमर साहब, और इसके अलावा हमारी टीम, हमारे कैमरा विजिट दानिश
और हमारे एडिटिंग विजर्ड्स जो जिनके हाथों में जादू है, ये रईस और रिजवान, ये लोग बहुत डेडिकेटेड है। मैंने इनको यहाँ रोक के रखा हुआ और बेचारे अपनी शिफ्ट भूल के मेरे साथ काम कर रहे हैं। अच्छा कासिम सुने देखिए बहुत जो है ना, आपने सबकी बात कर दी, आपने एक तो मेरा नाम नहीं लिया कि मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा आपका नाम लेता हूँ, नाजिया मलिक, कितना लंबा नाम ले लिया। मैंने इसको ना थोड़ा सा एडिटिंग में देखा था, क्यों ना इसका प्रोमो देखे तो पता चले कि कैसा प्रोग्राम है। दिखाइए और जरूर आए इंशाल्लाह कि ये प्रोमो कैसा लगा। चलो जी देखते हैं प्रोमो। चल बाहर निकल, चल फटाफट निकल। ये है तुम्हारे हिस्से का फ्री पानी, बाकी सारा पानी तुमको हमसे खरीदना पड़ेगा। बाबा भैया बॉडी बिल्डरों से भी कभी मत मांगना। मैं खरीदता हूँ उनसे, पैसे लेने जाते हैं मेरे से दिया। घर तो लाहौर में बिल्डिंग है ना अपनी, मेरी भैंस भी नहीं मरती। तुम क्या गाती वाती भी हो क्या? है कुछ सुनाओ। अब वक्त है जाग जाने का, और अगर आप नहीं जागे तो मैं जगाऊं। ओए जबरदस्त। कासिम भाई एक चीज तो बताएं जी कि ये आपने इतने सारे जो डिफरेंट भेज बदले, क्या है मतलब हमें कुछ तो बताएं। ये एक ऐसा कैप्सूल है जिसको खाना पड़ेगा और मजा आएगा। ये रात के 10:05 पे देखिएगा। मैं पिछले प्रोग्राम में भी जगाता रहा हूं और मेरा काम है जगाना, इसलिए मैं जगाऊंगा। कासिम भाई थैंक यू सो मच, जबरदस्त, दैट वाज सो गुड। वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये वाकई कैप्सूल खाना पड़ेगा, मगर इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? ठीक है, नाज़रीन को हम बताएं कि आज रात आप 10:05 पर जरूर ये प्रोग्राम देखें। ये लग तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है और इसमें वाकई कुछ ना कुछ कासिम भाई ने कोई जबरदस्त इसमें काम किया होगा कि वो प्रोमो से ही नजर आ रहा है। और ये है भी, ही इज एक्सक्लूसिव वैसे, नो डाउट अबाउट इट। ओहो जबरदस्त है कासिम भाई, वी आर सो हैप्पी फॉर यू। और आपने जो मेहनत की है, मैं देखती रहती थी इतनी मेहनत, मतलब वहां पे कभी एडिटिंग में बैठे हैं, कभी शूट के लिए, कभी कोच, कभी मतलब थ्रू आउट जो है ना इनका ये काम लगा रहता है। जरूर देखेंगे और बड़ी एक्साइटमेंट हो गई है ये प्रोमो देखने के बाद। हाँ बिल्कुल जबरदस्त। जिस तरह उन्होंने बताया, डायरेक्टर भी वो हैं, होस्ट भी वो हैं, कॉमेडियन भी वो हैं, लिख भी वो रहे हैं और बोतलें भी खुद ही बेचेंगे इंटरवल में। मतलब सारी चीजें उन्होंने खुद वैसे एक बात है कि जो इंसान खुद सारी चीजों को करना जानता है ना, वो ये क्या होता है कि जो आप सोच रहे होते हैं ना, वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं सोचूं और मैं कहूं कि किसी और को कि भाई आप इसको बना दें, तो वो बात, वो मजा नहीं आता। जो इंसान खुद अपने हाथ से होता है ना, वो उसको बेहतर सजाता। बिल्कुल। आपने कभी वैसे इरादा किया कि प्रोडक्शन करें? की थी। कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत मजा आया था। और एक निजी चैनल पर सीरियल चला भी था। और क्या नाम था उसका? उसका नाम था मिलके बिछड़ा ना करो। मिलके बिछड़ा ना करो। ओए होए, नाम भी बहुत अच्छा था और सीरियल भी बहुत खूबसूरत था। तो आप भी उसमें थी और साथ में? मैं भी थी और बहुत अच्छी हमारी मेगा कास्ट के साथ वो मैंने सीरियल बनाया था। मेरे साथ और भी साथी थे। तो लेकिन नाजिया, जैसे तुम्हें पता है कि मैं अपने एक्टिंग प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा बिजी होती हूँ और मुझे एक्टिंग का शौक ज्यादा है। अच्छा, जब तक इंसान जो है मतलब वो अपने आप को वो कर सकता है काम, तो एक्टिंग की तरफ बिल्कुल करता रहे। हाँ, फिर प्रोडक्शन तो चीज होती ही रहेगी। अपना शौक तो पूरा कर ले। और वैसे मैं ये कहती हूँ, खवातीन जो है ना बड़ी नाजुक होती हैं, उनको अपनी हद तक काम करना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करना चाहिए कि उनकी सेहत पर जो है वो इफेक्ट आना चाहिए। असल तुमने बात अब पकड़ी है कि वो वाकई वो इतना ज्यादा हो जाता था। ये लड़कों के काम होते हैं भाई, लड़के संभाल। देखिए आप लोगों पे भी हमने कोई काम छोड़ दिया ना, हमने कहा आप लोग भी बस संभाल दे रहे काम, है ना। वैसे भी किसी एक शोबे में आप मेहनत करें, लड़कियों के लिए ये। हाँ, हर तरफ अगर आप हाथ पांव फैलाते हैं ना तो फिर कहीं का भी नहीं रहता है। नहीं, लड़कियों की सेहत पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। चलो मान लिया आपने मुझे लड़की का, शुक्रिया। रुबीना जी, आपकी जो बातें हैं, आपका स्टाइल है, मतलब क्या बात है आपकी। अच्छा जी, जलाल साहब, ब्रेक का टाइम आ गया, मैंने अपना आवाज सुन रही थी। ठीक है ना, चले ब्रेक लेते, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। जी,
वेलकम बैक। और हम अभी वापस आ गए और हमारे साथ मौजूद है जलाल शेख साहब। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बल्कि भी मेमोरी की मैं कहूँगी थोड़ी सी करके दिखाएं ना। और साथ ही हमारी रुबीना आरिफ साहब अभी है ना, थोड़ा सा हाँ बिल्कुल जरा बताएं कि हुआ ये था कि मैंने जब स्टेज किया था तो उस दौरान अंधेरा उजाला एक प्रोग्राम आपको याद होगा कि बहुत सुपर डुपर हिट प्रोग्राम था, जिसमें इरफान खुसर साहब, जमील फखरी साहब और कवि साहब होते थे। और मेरा मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैं स्टेज करने के लिए गया, तो मोइन भाई ने कहा मुझसे कि तुम्हें क्या क्या आता है जरा बताओ। तो मैंने कहा मैं इसके अंदर ये बन सकता हूँ, इरफान खुसट कर सकता हूँ। नाज़िया जब मैंने वो करने की कोशिश किया, मैं उसमें कितना कामयाब रहा ये तो खैर आप बताएंगी, लेकिन जब मैंने वो किया तो लोग बाकायदा नीचे उतार के मुझे देखते थे कि ये इरफान खुसट है या ये जलाल शेख है। तो वो उस तरह वो बोलते थे इरफान साहब, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, अब तो पता नहीं, मैं कोशिश करूंगा उसी तरह करूं। तो दोनों को मैं एक साथ ही, जमील साहब को और उनको इस तरह, किस तरह उनकी गुफ्तगू होती थी, जी वो आपको मुमालिक कहा, आपका प्रमोशन होने वाला है। अब उस पर जमील फखरी साहब, ना तुम जो है ना हमेशा इसी तरह की बकवास करते रहना, अपने आप को सेट नहीं करना। अच्छा जी मुझसे कोई नाराजगी हो गई है तो मुझको माफ कर दे, मैं दाई जमात पास डायरेक्टर वजदार को मजाक नहीं हूँ मैं। क्या याद है, ताज़ा कर दिया। बहुत अच्छा। बहुत ऐसा था कि उसमें एक जुमला जो था, वो एक डायलॉग जो था, वो एक एक्टर पे इतना सेट हो जाता था और लोग मतलब उस चीज को बड़ा अप्रिशिएट करते थे। अब वो रिपीटेशन वाली चीज खत्म हो गई कि किसी की जो है ना एक जो आप कहते हैं ना कि वो उसकी पहचान जो बन जाए। नाज़िया जो सॉरी हमारे जो पहले ड्रामे हुआ करते थे, हमारे जैसे 50-50 प्रोग्राम था, देखिए कॉमेडी भी जो प्रोग्राम होते थे, लोग अपनी शादियां लेट कर देते थे, सड़कें सुनसान हो जाती थी, मतलब वारिस, दहलीज, इस तरह की जो भी सीरियल्स आई हैं पहले, वो कमाल काम होता था। एक्चुअली लोग ये कहते हैं नहीं काम अभी बहुत अच्छा हो रहा है, और मैं बिल्कुल मानते काम अच्छा हो रहा है। असल में थोड़ा सा लोगों में भी जो है ना वो दूरी आ गई है, वो इस तरह से आ गई है कि लोग जो है ना जो चीज़ों से मोहब्बत, बहुत ज़्यादा प्यार होता था ना, उसको तरह से इसमें ना कमी हो गई है। जो प्यार मोहब्बत जितना बढ़ाएंगे ना उतना अटैचमेंट होती थी आर्टिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा। देखो उसकी वजह एक ये भी थी नाज़िया कि चैनल 1 था। हाँ वो तो ठीक है ना, और उस पर जो कुछ भी दिखाया जाता था, उस पर जो कुछ दिखाया जाता था हम वही देखते थे। ठीक है, और बात है ना, ठहरो मैं छोटी सी एक बात करूंगी। बहुत ज़्यादा हम पाकिस्तानी अवाम को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, हमने पूरी दुनिया नहीं देखी थी, केबल नहीं थी, डिश नहीं थी, कुछ नहीं था। ठीक है ना, अब हमने टीवी पर पूरी दुनिया देख ली है, एक छोटे से डब्बे में पूरी दुनिया सिमट कर आ गई है। ठीक है ना, अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं अपने प्रोग्राम्स को, दूसरे प्रोग्राम्स को, इसको, तो हमारे प्रोग्राम्स में बहुत बेहतरी आई है। ठीक है ना, पहले का ड्रामा भी बहुत अच्छा था, आज का ड्रामा उससे भी ज्यादा अच्छा। बिल्कुल नहीं, ये बात तो है, ये हम नहीं कहेंगे कि अच्छे नहीं है, लोग देखते नहीं है, अभी भी देखते हैं, ड्रामे डिस्कस भी होते हैं, ये बात होती है। लेकिन लोगों की मैं बात करूँ, चैनल वाले दिखा रहे हैं, लेकिन लोग जो है ना वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि जो किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना, उस चीज़ की तारीफ करना, तारीफ करने में लोग अब कंजूसी करते हैं, दिल छोटे हो गए। ये हमारी बहुत सी प्यारी बहनें हैं जो देख रही होती हैं, ये बहुत तारीफ करती हैं, इनमें से कुछ ऐसे जो है स्टेप इन करती हैं, आती हैं, सामने आती हैं और तारीफ भी कर रही होती हैं। लेकिन बात यह कि फिर भी आप देखें ना कितनी करोड़ों आवाम है, उसमें से चंद खवातीन कॉल करके जो है वो आपको तारीफें कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये कि कहीं पे कोई ना कोई कमी है ना तारीफों की, वो लोग मुंह से तारीफ ही नहीं किसी नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है, तारीफें करने का तो लोगों का बहुत दिल भी चाहता है और लोग पसंद भी बहुत करते हैं, फोन करने के लिए, और इसके लिए कुछ झिझक भी होती है लोगों को ना, तो वो झिझक कहते हैं ना खत्म, वो झिझक खत्म करें, और हम आप सब लोगों के हैं और आप सबसे मोहब्बत करते हैं, हमें कॉल्स करें, हमसे बात करें, हमसे मिलें। आवाम में भी अगर हम लोग कहीं चले जाते हैं मार्केट में, किसी शादी में, तो लोग दूर दूर से देख के हमें मुस्कुराते हैं, चोरी चोरी कनखियों से देखते हैं। ज्यादा अच्छा था, आई स्टिल रिमेंबर कई जो हमारे बड़े बड़े आर्टिस्टों से बात होती थी, पहले वो मुंह छुपा कर निकला करते थे कि हमें पहचान लेंगे तो फिर हमारे झमघटा जमा हो जाएगा। अब जो है अब वैसे ही घूम रहे होते हैं कॉमन लोगों की तरह, वो बस अब वो बात नहीं आती है कि भाई झमघटा आ जाएगा, चाहे बड़े से बड़ा आर्टिस्ट क्यों ना, वो भी अगर कहीं बाहर जाता है तो बस अब शायद हर जगह पर दुनिया भर में ये चीज हो गई है। हॉलीवुड के एक्टर्स अब आम घूम रहे होते हैं, उनको भी मतलब उस तरह से वो वाली अप्रिसिएशन नहीं मिलती जो इस जमाने में जो
पागल हो जाते थे, गिर रहे होते थे लोग, वो चीज अब नहीं रही है। मे बी अब टाइम के साथ साथ हर चीज बदल रही है, ये भी एक चीज बदल गई है। बिल्कुल अब हम यही कहेंगे ना। तो और किस एक्टर की आप बताएं? उस वक्त तो मैं ये कर रहा था, बाकी गाता मैं रहा हूँ हमेशा। बल्कि मुझे इखलाक साहब की, क्योंकि अभी रिसेंटली उनकी बरसी भी आई थी, तो उनका गाया हुआ एक गाना मैं आपको थोड़ा सा गुनगुना बिल्कुल जी, बिल्कुल। पुराने गाने जितने मर्जी आप सुनाए। मैं क्योंकि रॉबिन घोष साहब भी पाकिस्तान आए हुए हैं इस वक्त, शबनम, और वो तो उनकी बहुत खूबसूरत ये उन्होंने ये सॉन्ग किया था। मीत रे मोरे सजना कब होगा पूरा ये सदियों का सपना। सावन आए सावन जाए तुझको पुकारे मीत हमारे। सावन आए कितनी बहारें बीत चुकी है, तेरे मिलन की आस लगाए हो। मन कहे तेरा सपना है झूठा, मन की मगर मैं बात न मानूं रे। नदिया की लहरें पेड़ों के साए कुछ भी न भाए मीत हमारे। सावन एक्सीलेंट भाई, बहुत जबरदस्त, बहुत खूब। बड़ा अच्छा लगता होगा जब पूरी सेलिब्रिटी महफिल नाज़िया भी पीएससीसी में जलाल का प्रोग्राम हुआ था, वन मैन शो, और इतना जैम पैक हॉल था, बड़ा मजा आया था। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जलाल साहब का भी और आपका भी रुबीना जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इसके साथ ही नाज़रीन, अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।